गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्गीकरण के आधारों पर आपसे चर्चा की और आपको हमने वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण का जो आधार है वो हमने आपको बताया कोशिका की संख्या के आधार पर। दूसरा हमने आपको बताया शारीरिक संगठन के आधार पर। तीसरा आपको बताया खंडी भवन के आधार पर। चौथा आपको बताया जनन स्तरों के आधार पर। पांचवा बताया भ्रूणीय मुख एवं गुदा की उत्पत्ति के आधार पर। छठा आपको बताया देह गुहा के प्रकार के आधार पर। देह गुहा 3 प्रकार की होती है, गुह्य, अगुह्य, कूटगुह्य और वास्तविक देह गुहा। उसके बाद हमने आपको बताया परिवर्धन के आधार पर और सबसे अंत में बताया नोटोकॉर्ड के आधार पर। इन सभी बिंदुओं के आधार पर वर्गीकरण क्या है किया गया है। नोटोकॉर्ड के आधार पर हमने आपको बताया कि जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें एक शलाका के आकार की संरचना पाई जाती है या छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या है, जंतु होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो नॉन कॉर्डेटा पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन नंबर हमारा 4 है, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नॉन कॉर्डेटा। आपको हमने बताया कि जो जंतु होते हैं उनको मेरुरज्जु के आधार पर, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा होता है, नॉन का अर्थ होता है एब्सेंट, कॉर्डेटा का अर्थ होता है वर्टिबल कॉल्यूमन, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें मेरुरज्जु या कशेरुकदंड का क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात वे जंतु जो कैसे होते हैं, अपृष्ठवंशी होते हैं। ठीक है, उन जंतुओं को नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। नॉन कॉर्डेटा जो जगत है उसको 9 किस में बांटा गया है। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, आपको बता दूं 9 संघों में बांटा गया है। कितने संघों में बांटा गया है, 9 संघों के अंदर क्या है, बांटा गया है। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इन 9 फाइलम्स। ठीक है, 9 संघों में क्या है, बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं उनके हम नाम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। दूसरा होता है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। तीसरा होता है सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा, जिसको निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। चौथा होता है प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटीहेल्मिन्थेज। पांचवा होता है आपका एस्केहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, हेल्मिन्थेज। छठा होता है एनिलिडा। सातवां होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आठवां होता है मोलस्का। नवा होता है इकाइनोडर्मेटा। इस तरीके से नॉन कॉर्डेटा को 9 संघों में, इकाइनोडर्मेटा 9 संघों में क्या है, बांटा गया है। ठीक है, कितने संघों में बांटा गया है, 9 संघों के अंदर क्या है, बांटा गया है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा।
परंतु हमें कई और बुकों में अगर पढ़ने के लिए हमें मिलेगा, एक टीनोफोरा भी आपको मिलेगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में भी ये टीनोफोरा दिया हुआ है और कई अन्य बुकों में इसी नॉन कॉर्डेटा को 11 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक और लिखा होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हम इन 11 या जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उन सभी बिंदुओं पर, ठीक है, इन सभी फाइलमों पर, इन सभी संघों पर आपसे क्या करेंगे, आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं संघ प्रोटोजोआ पर, आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रोटोजोआ संघ पर बात करने जा रहे हैं। फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम का अर्थ होता है संघ, और कौन से संघ पर हम बात करने जा रहे हैं, प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ है, इसका हम यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं आज। प्रोटोजोआ 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्रोटोजोआ 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रोटोस प्लस जोन, ZOON। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट और जून का अर्थ होता है एनिमल। फर्स्ट का अर्थ होता है पहले या प्रथम, और एनिमल का अर्थ होता है जंतु। अर्थात इस संघ के जंतु हैं वो सबसे पहले जंतु हैं जिनका विकास पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले जो जंतु थे वो प्रोटोजोआ संघ के जंतु थे। ये जंतु जो होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं, लोअर कैटेगरी के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं, नंबर 1 बात। और इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही कैसी होती है, सरलतम प्रकार की होती है, बहुत ही कैसी होती है, सिंपल होती है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं की जो संरचना होती है वो बहुत ही कैसी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, सरल संरचना वाले जंतु होते हैं। ठीक है, और ये जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? बहुत ही सूक्ष्म होती है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या है, देखा जा सकता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म क्या होते हैं, जीव होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो एंट वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? एंट वॉन लीeuwenhoek नाम के वैज्ञानिक ने क्या है, सबसे पहले एंट वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने 1677 ईस्वी के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन किया। एंट वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले ये प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का क्या किया था, अध्ययन किया। ठीक है, और इन जंतुओं को इन्होंने क्या नाम दिया, जंतुक नाम दिया, जिसे इंग्लिश में एंट वॉन लीeuwenhoek ने इस प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को क्या नाम दिया, जंतुक नाम दिया, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, एनिमल कूल नाम दिया। एनिमल कूल, CULE। ठीक है, एनिमल कूल नाम जो दिया गया था वो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को एनिमल कूल नाम देने वाला वैज्ञानिक एंट वॉन लीeuwenhoek था। आपको बता दो, इसके बाद गोल्डफस नाम का एक वैज्ञानिक था, और गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा वैज्ञानिक था, गोल्डफस। ये गोल्डफस नाम का वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ संघ नाम दिया। गोल्डफस ने इसको क्या नाम दिया, इन जंतुओं को? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इन जंतुओं को क्या नाम दिया था, प्रोटोजोआ नाम दिया था।
तो प्रोटोजोआ संघ नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? प्रोटोजोआ संघ नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? गोल्डफस था। ठीक है, तो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस संघ के जंतुओं को प्रोटोजोआ नाम दिया। ठीक है, हमने अभी तक बात की है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के बारे में। प्रोटोजोआ का अर्थ होता है प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट, जून का अर्थ होता है एनिमल, अर्थात पृथ्वी पर विकसित होने वाले प्रथम जंतु थे। ये जंतु निम्न श्रेणी के होते हैं। इनकी संरचना बहुत ही सिंपल होती है। ये जंतु एक कोष की और अत्यंत कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। एंटोन लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सर्वप्रथम इन्हें क्या है देखा था, और इन जंतुओं को इन्होंने जंतुक नाम दिया, एनिमल कूल नाम दिया। और गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इन जंतुओं को क्या संघ नाम दिया? प्रोटोजोआ संघ नाम दिया। देखिए, बात करते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षण, जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। महत्वपूर्ण लक्षण, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनना। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो बहुत ही कैसी होती है? सरल प्रकार की होती है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत ही कैसी होती है? सिंपल प्रकार की होती है। ठीक है, कैसे प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरलतम प्रकार के होते हैं। और ये जंतु कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया एक कोशिकीय होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अत्यंत ही कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। इन जंतुओं का आकार कैसा होता है? अत्यंत ही सूक्ष्म होता है। इनका अगर साइज की बात करें तो इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। इनका आकार 0.001 से लेकर के 3 mm के लगभग होता है। ठीक है, यानी कि इनका आकार कैसा होता है? इन जंतुओं का, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों के द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसलिए इन जंतुओं को अकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से जीव कहा जाता है? अकोशिकीय जीव कहा जाता है। अकोशिकीय जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं इन जीवों के अंदर, समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एक ही कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में होती है। इसलिए इन जंतुओं को अकोशिकीय जीव कहा जाता है। अकोशिकीय जीव कहा जाता है, ए सेलुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए सेलुलर कहा जाता है। तो इन जंतुओं को क्या कहा जाता है? अकोशिकीय कहा जाता है। कौन से जीव कहा जाता है? अकोशिकीय जीव इनको कहा जाता है। देखिए, दूसरी बात करते हैं इनके आवास के बारे में, हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का आवास, हैबिटेट। ठीक है, देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो जल के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कुछ जंतु होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं वो गीली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गीली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं।
कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के अंदर परिजीवी के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? परिजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परिजीवी के रूप में रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दूं, प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, प्लाज्मोडियम होता है, मोनोसिस्ट होता है, ट्रिप्नोसोमा होता है, लेशमान डोनावनी होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस होता है। ये सारे कौन होते हैं? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत ये सारे जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अमीबा का आकार देखिए इस तरीके से होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, और इसी आकार की संरचना के अंदर कौन पाया जाता है? इसी आकार की संरचना के रूप में और भी दूसरे जंतु पाए जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये पैरामीशियम की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? पैरामीशियम की संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये अमीबा की संरचना होती है। इस तरीके की संरचना, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके का आकार ट्रिप्नोसोमा का होता है। ट्रिप्नोसोमा गैबियंस नाम का एक प्रोटोजोअन होता है, जो मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, जिस रोग को अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखो, युग्लिना होता है। युग्लिना आप देखिए इस तरीके की संरचना हम आपको बता के दिखा रहे हैं। ठीक है, युग्लिना की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। प्लाज्मोडियम यानी कि आपको बता दें, ये क्या है? पैरामीशियम होता है, जिसकी संरचना स्लीपर के आकार की होती है। तो ये पैरामीशियम होता है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें एक से अधिक भी केंद्रक क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। मोनोसिस्टिस होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो ये सारे जंतु होते हैं, उनकी संरचना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आवास आपको बता दी, ये सारे जंतु या तो जल में पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये क्या है? सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं, या फिर ये परिजीवी के रूप में रहते हैं, या फिर ये स्वतंत्र जीव के रूप में अपना जीवन यापन क्या करते हैं। देखिए, नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, इनका शारीरिक जो संगठन था, मैंने आपको वर्गीकरण का आधार पढ़ाया शारीरिक संगठन के आधार पर। और शारीरिक संगठन के आधार पर जो जीव है उनको 4 भागों में बांटा गया था। पहला मैंने आपको बताया जीव द्रव्य स्तर का, दूसरा बताया कोशिकीय स्तर का, तीसरा मैंने आपको बताया ऊतकीय स्तर का, और चौथा आपको बताया था हमने कौन सा? ऊतक और अंग और तंत्र स्तर का। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं, उनका शारीरिक जो संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। कौन से स्तर का होता है? जीव द्रव्य स्तर का होता है। तो शारीरिक संगठन कौन से स्तर का पाया जाता है इन जंतुओं में? जीव द्रव्य स्तर का इनका क्या पाया जाता है? शारीरिक संगठन पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड एज लाइक ए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, देखिए चौथे बिंदु पर अगर हम बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उन जंतुओं के अंदर क्या है? सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, सम्मिति नहीं पाई जाती है, अर्थात वो कैसे होता है? असम्मित होते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में सम्मिति नहीं पाई जाती है, उनमें क्या है? एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? एसिमेट्री होती हैं, असम्मिति पाई जाती है। इन जंतुओं में देखिए, सम्मिति अगर पाई जाती है तो वो कौन सी पाई जाती है? या तो द्विपार सम्मिति पाई जाती है, या फिर उनमें कौन सी पाई जाती है? अरीय प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? अरीय प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। तो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में सम्मिति नहीं पाई जाती है, अर्थात असम्मित होते हैं। और सम्मिति इनमें अगर पाई जाती है तो द्विपार्श्व और या फिर अरीय प्रकार की सम्मिति इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। ठीक है,
इनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में पाया जाता है, नेग्ड होता है इनका शरीर। या फिर इनकी जंतुओं के शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जो पहली कल से क्या होता है, बना होता है। या तो इन जंतुओं का शरीर नग्न होता है या इन जंतुओं के शरीर पर एक आवरण पाया जाता है जो किससे बना होता है, पहली कल से बना होता है। किससे बना होता है, पहली कल से इन जंतुओं का शरीर क्या होता है, बना होता है। मैंने आपको बताया कि इन जंतुओं के शरीर में या तो एक केंद्रक पाया जाता है या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे पैरामीशियम है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। उनमें आपने देखा कि एक लघु केंद्रक पाया जाता है तो दूसरा कौन सा पाया जाता है, दीर्घ केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये पैरामीशियम की संरचना होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, जिसकी संरचना स्लीपर के आकार की होती है, चप्पल के आकार की संरचना होती है। तो ये पैरामीशियम की संरचना जिसके अंदर 2 केंद्रक क्या है, पाए जाते हैं। क्लियर बात होगी। अब हम बात करते हैं यदि इनके अंदर गमन के बारे में बात करें तो इन जंतुओं में कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जिनमें गमन अंग पाए नहीं जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो गमन करने के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जुगलिना होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस होता है, या ट्रिप्नोस्ट्रोमा होता है, या लेशमानिया डोनावनी होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, गमन करने के लिए कसाब पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, जैसे अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इनमें गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर पैरामीशियम, जिसके अंदर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, ये धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पक्षांब कहा जाता है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, पक्षांब पाए जाते हैं। पक्षांब जो पाए जाते हैं वो पैरामीशियम के अंदर पाए जाते हैं, डेडिनियम के अंदर पाए जाते हैं। डेडिनियम को क्या कहा जाता है, जलीय भालू भी कहा जाता है, या बैलेंटीडियम के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, इसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सीलिएट पाए जाते हैं, पक्षांब पाए जाते हैं, ठीक है। तो गमन करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं कि गमन करने के लिए इनमें या तो कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर इनमें क्या पाए जाते हैं, गमन करने के लिए कसाब पाए जाते हैं, या गति करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, पक्षांब पाए जाते हैं। देखिए इनमें पोषण की क्रिया पर हम बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो पोषण किस प्रकार से करते हैं। कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जो सड़े गड़े मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों के शरीर में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात जो परिजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या कहलाते हैं, परिजीवी होते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने ही समान, ठीक है, जंतु का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, जिनको बोलते हैं प्राणी संभोजी, ठीक है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्राणी संभोजी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो पादप संभोजी होते हैं, ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से प्रोटोजोआ संघ के जंतु मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं, या पादप संभोजी होते हैं, ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, मृतोपजीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। परजीवी नहीं हो सकते हैं तो किस प्रकार के हो सकते हैं, पादप संभोजी हो सकते हैं या फिर प्राणी संभोजी हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया के लिए और उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए कोई विशेष स्पेसिफिक अंग नहीं पाए जाते हैं।
केवल इन जंतुओं में, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए, ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो शरीर की सामान्य सतह होती है। शरीर की सामान्य सतह से विसरण की विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है? शरीर की सामान्य सतह होगी, और शरीर की सामान्य सतह जो होगी वो विसरण की विधि द्वारा क्या है, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया उन जंतुओं में होती है। इसलिए जैसे हमारे अंदर श्वसन की क्रिया करने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, श्वास नली पाई जाती है, ठीक है, किस जंतुओं में गिल्स पाए जाते हैं, इस तरीके से क्या है, इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, बल्कि ये जंतु श्वसन की क्रिया करने के लिए शरीर की सामान्य जो सतह होती है, ठीक है, उस सामान्य सतह से ही विसरण की विधि द्वारा श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें उत्सर्जन और जल नियमन की क्रिया, ठीक है, वाटर रेगुलेशन की जो क्रिया होती है, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में उत्सर्जन और जल नियमन की जो क्रिया होती है वो संकुचनशील रसधानियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होती है, संकुचनशील रसधानियों के द्वारा होती है, ठीक है। तो उत्सर्जन की क्रिया और जल नियमन की क्रिया जो होती है वो संकुचनशील रसधानियों के द्वारा होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण लक्षण इसका बता रहे हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में 10वां करैक्टर है, इनमें क्या है, जनन की क्रिया पाई जाती है। और आपको बता दें प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। लैंगिक प्रकार का जनन भी पाया जाता है और इनमें अलैंगिक प्रकार का जनन भी क्या है, पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा हो सकता है, संयुग्मन विधि के द्वारा हो सकता है, या फिर लैंगिक जनन जो होता है वो इनके अंदर किसके द्वारा होता है, युग्मकों के संयोजन से होता है, या युग्मक संलयन से होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा या फिर युग्मकों के संयोजन विधि के द्वारा होता है। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है वो इन जंतुओं में किसके द्वारा होता है, या तो द्विविखंडन विधि द्वारा होता है, द्विविखंडन विधि द्वारा, जैसे अमीबा में द्विविखंडन विधि द्वारा होता है, या बहुविखंडन विधि द्वारा हो सकता है, ठीक है, या फिर खंडन विधि द्वारा हो सकता है, या फिर मुकुलन की विधि द्वारा हो सकता है, मुकुलन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो ये 4 विधियों से हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन या युग्मकों के संयोजन विधि द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो द्विविखंडन, बहुविखंडन, खंडन और मुकुलन की विधि के द्वारा हो सकता है। देखिए जनन के बाद हम बात करते हैं इनके अंदर पुनरुद्भवन की। इन जंतुओं में प्रचुर क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करैक्टर हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और आपको बता दूं इन जंतुओं के अंदर क्या है, इन जंतुओं की कभी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इनमें से कुछ जंतु क्या है, अमर होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा जो जंतु है वो अमर है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, प्रचुर मात्रा में पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। देखिए हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं प्रोटोजोआ संघ के महत्वपूर्ण लक्षण। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मैंने बताया, इनकी संरचना बिल्कुल सरल होती है, माप 0.001 से 3 mm होती है। ये जंतु अकोष्ठीय होते हैं। आवास आपको बताया जल में पाए जा सकते हैं, गीली मिट्टी में, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं, या सड़े गले पदार्थों में पाए जा सकते हैं। शारीरिक संगठन जीवद्रव्य स्तर का होता है। इनमें असमिति पाई जाती है, या फिर ये द्विपार्श्व समिति या आर्य समिति भी इन जंतुओं में पाई जाती है।
इन जंतुओं का शरीर नग्न होता है या इन जंतुओं के शरीर पर एक आवरण पाया जाता है जो पहली कल से बना होता है। इन जंतुओं में गमन करने के लिए कूटपात पाए जा सकते हैं, कसाब पाए जा सकते हैं, अपक्षम पाए जा सकते हैं। इन जंतुओं में पोषण की क्रिया कैसी हो सकती है? मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, पादप संभोजी हो सकते हैं या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सामान्य सतह से विसरण की विधि द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन और जल नियमन की क्रिया जो होती है वो संकुचनशील रसधानियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट मैंने बताया कि इनके अंदर जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में पुनरुद्भावन के प्रचुर क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लास्ट आपको बताने जा रहे हैं प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण। देखिए आपको बता दें, प्रोटोजोआ संघ का जो वर्गीकरण किया गया है वो चलन अंगों के आधार पर किया गया है, गमनांगों के आधार पर किया जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को चलन अंगों के आधार पर अर्थात गति करने वाले अंगों के आधार पर क्या है, 4 वर्गों में इन जंतुओं को क्या है, बांटा गया है। तो प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? चलन अंगों के आधार पर या गमनांगों के आधार पर किया गया है। गमनांग या चलनांगों के आधार पर किया गया है, चलन अंगों के आधार पर। और कितने वर्गों में बांटा गया है? इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे नंबर 1 फ्लैजीलेटा। ठीक है, फ्लैजीलेटा या इसको मैस्टिगोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो होता है वर्ग जिसको बोलते हैं राइजोपोडा, जिसको सार्कोडीना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सार्कोडीना के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार का वर्ग होता है सीलिएटा, CILIATA, सीलिएटा। और सबसे चौथा जो प्रकार का होता है, अंतिम प्रकार का, जिसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। कौन सा? स्पोरोजोआ के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रोटोजोआ संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। किस आधार पर? गमनांग और चलनांगों के आधार पर। ठीक है, देखिए फ्लैजिलेटा के बारे में बात करते हैं। ऐसे जंतु जिनमें चलन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, या ऐसे जंतु, ठीक है, जिनमें गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं? कसाब पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इस तरीके की एक संरचना बताई थी। ठीक है, और ये है युगलिना। युगलिना जो होता है वो पादप और जंतुओं की एक योजक कड़ी होती है। ठीक है, पादप और जंतुओं की योजक कड़ी होता है ये जंतु युगलिना। और ये युगलिना में गति करने के लिए ये इस प्रकार से एक रेशा या धागे नुमा तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कसाबिका कहा जाता है। इसी कसाबिका की सहायता से युगलिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। लेशमैनिया डोनावनी में भी कसाबिकाएं पाई जाती है और उन कसाबिकाओं की सहायता से वो गति करते हैं। लेशमैनिया डोनावनी के कारण मनुष्य में एक रोग उत्पन्न होता है जिसे काला आजार रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्नोसोमा गैबियंस नाम का जो प्रोटोजोआ जंतु होता है। ये मनुष्य के अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है जिसे अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस जंतु के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? गति करने के लिए कसाब पाए जाते हैं।
सबसे अंत में है ट्राइकोमोनेसिस वैजाइनेलिस नाम का ये प्रोटोजोवन होता है। इस प्रोटोजोवन के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये गति करते हैं। क्लियर बात हो गई। और आपको बता दूं ये मादाओं की योनि के अंदर पाया जाता है, जिससे मादाओं के अंदर श्वेत प्रदर का रोग या सफेद पानी का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। देखिए दूसरा है राइजोपोडा, जिसको हम सार्कोडीना के नाम से जानते हैं। ऐसे जंतु जिसमें गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें गति करने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राइजोपोडा। और कूटपाद जिन जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं उनमें मैंने आपको बता दिया अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है जिसको डाइसेंट्री या पेचिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो राइजोपोडा जो है, राइजोपोडा वर्ग के अंदर ऐसे जंतु आते हैं जिनमें गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। सबसे अंतिम मैं तीसरे बिंदु पर बात कर रहा हूं, सीलिएटा। ऐसे जंतु जिनमें गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से मैंने आपको संरचना बताई थी अभी। और इसे क्या कहा जाता है, स्लीपर जंतु के नाम से भी जाना जाता है। यह है पैरामीशियम। पैरामीशियम में इस तरीके से अनेक क्या पाए जाते हैं, पक्षांग पाए जाते हैं। और इन्हीं पक्षांगों की सहायता से पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, गति करता है। डीडीनियम जिसको जलीय भालू कहा जाता है, उस जलीय भालू के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, चलन अंग के रूप में पक्षांग पाए जाते हैं। अर्थात वो पक्षांगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। बैलेंटिडियम जो होता है वो मेंढक और मनुष्य के मलाशय के अंदर पाया जाता है। मलाशय में परिजीवी के रूप में रहता है। इस जंतु में भी क्या पाए जाते हैं, पक्षांग पाए जाते हैं। उन्हीं पक्षांगों की सहायता से बैलेंटिडियम जो जंतु होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है। स्पोरोजोआ सबसे अंतिम वर्ग है। आपको बता दूं स्पोरोजोआ वर्ग के जंतुओं में गति करने के लिए किसी भी प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है। अर्थात ऐसे जंतु जिनमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं, चलनांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अर्थात ये गति नहीं करते हैं, ये एक जगह स्थिर अवस्था में रहते हैं। मैं आपको बता दूं प्लाज्मोडियम होता है जो मनुष्य के अंदर रोग, मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है, ठीक है, वो किस में आता है, स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। मोनोसिस्टिस होता है, ये भी क्या है, एक स्थिर अवस्था में जंतु होता है। ठीक है। इनमें भी किसी प्रकार का चलन अंग नहीं पाया जाता। इसी के साथ नॉन कॉर्डेटा का पहला फाइलम आज समाप्त हुआ, जिसका नाम है प्रोटोजोआ फाइलम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलमों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।